हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर chemistry class. In today's class, we'll be continuing chapter number 8 of your NCERT book titled as D and F block elements. So इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था बच्चों अपने प्रीवियस लेक्चर में, where I told you some basics about D and F block elements, and apart from that we had started studying D block elements quite deeply, and under that section what we had studied till now, let me remind you once. So D block elements के अंदर जो पहली चीज़ आपने पढ़ी थी बच्चों, that was the electronic configuration of the elements, some special elements and the general electronic configuration of the elements of D block. ठीक है, जनरल आपको पता होनी चाहिए, और उसके अलावा क्रोमियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 5 चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिनमें से लास्ट की 3 की तो बहुत सिंपल है, आपस में रिजेंबल करती है. ओके, सो इन 2 की आपको एटॉमिक नंबर और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों याद होनी चाहिए, दैट इज़ क्रोमियम की और कॉपर की. और जनरल तो आपको पता होनी चाहिए किसी भी एलिमेंट की. ठीक है, और एक बात और आपको पता होनी चाहिए बच्चों, क्या वो ये है कि व्हेन आई टॉक अबाउट एन एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ बच्चों कॉपर के बारे में, तो मैं आपसे कहता हूँ भाई कॉपर के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. डी ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने कहा भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसी के साथ मैंने आपसे कहा भाई जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है. तो इसका मतलब समझो कि इनका प्लेसमेंट कहाँ पर है, तभी आप आज की बात समझ पाओगे. दैट इज़ आज आपको हम पढ़ाएंगे बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बच्चों ये कंसेप्ट बहुत कम आएगा आपके, तो अभी समझ लो इसको कि when I see that there are 10 electrons in the d orbital, so that actually means कि अगर ये मेरे पास वो एटम है, ठीक है, और ये उस एटम का मेरे पास, दिस इज़ द थर्ड शेल ऑफ दिस पर्टिकुलर एटम. मैं इसको कॉपर बोलना तो कॉपर नाम दे देते हैं इसके न्यूक्लियस को, और ये इसका बच्चों 4th पीरियड होता है. तो समझो ये इलेक्ट्रॉन्स बटे हुए कैसे हैं, हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस शेल. सो कॉपर के अंदर व्हेन आई से दैट देयर आर 10 ऑर्बिटल्स, सॉरी देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, तो मैं बोलता हूँ कि ये 3d10 में है, और ये जो एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये है आपका 4th ऑर्बिट के अंदर. इसका मतलब समझो, देखो 3 का मतलब है कि थर्ड शेल के अंदर, तो ये पहला शेल हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, ये हमारा 4th शेल हो गया. सो जो आपके ये डी ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से शेल में हुए, ये आउटर मोस्ट में नहीं हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स हुए आपके इस वाले शेल में. किस में हुए बच्चों, इस वाले में हुए. और जो आपका आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में है, वो इस वाले शेल के अंदर है. आई होप यू गॉट दिस थिंग. मैं अगर आपसे कहूँ कि पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, तो आप किसको कहोगे सर पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा लूज़ होने वाला है, तो सर आप कहोगे कि पहला इलेक्ट्रॉन आपका एस लूज़ करेगा. बाद में तो आप डी पर आओगे, क्योंकि पहले तो आप आउटर मोस्ट वाले को लूज़ करना चाहते हो ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. जब हम बात करते हैं अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सो वी से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. तो वो इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहे हो आप, वो आप बोल रहे हो इस वाले जो 4s में रखे हुए हैं. गेटिंग माई पॉइंट. सो अगर ये आपको बच्चों बात क्लियर है तो आप आगे की बात अच्छे से समझ पाओगे. इसको आप चाहो तो कहीं साइड में नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर, ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर, जिसमें पहले आपको हम पढ़ाते हैं बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी. हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था अबाउट एटॉमिक साइज, एंड टुडे आई एम टीचिंग यू आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो पहले रिकॉल कर लो होता क्या है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from an atom, कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो एक ट्रेंड तो आपको अच्छे से पता ही होगा, दैट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी increases.
बच्चों क्यों बढ़ती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? बढ़ने के पीछे का रीज़न होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। कि आपको ये तो मालूम ही होगा कि जैसे जैसे हम ट्रेवल करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, वैसे वैसे आपके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो सेम शेल में होता रहेगा। शेल तो बदलेगा नहीं एक ही पीरियड के लिए, जो आउटर मोस्ट शेल है वो तो सही सेम रहेगा। और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कि एक पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस के अंदर ऐड होता रहता है। सो दिस न्यूक्लियर चार्ज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज विल force to keep these electrons more tightly bound to itself, which in turn increases the ionization enthalpy। तो आप इसको लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल सी बात है, that as we move from left to right in a period, the ionization enthalpy increases। This is well understood by you। और एग्जाम में आता है ऐसा क्यों होता है? तो बहुत ही सिंपल और एक बेसिक रीज़न है, कुछ नया नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो सब में रीज़न होता है वही यहाँ पर भी रीज़न है। सो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं एग्जाम के अंदर। सो इज़ दिस क्लियर टू यू? और ये भी आपको मालूम है कि व्हाट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इज़ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इज़ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी? इसका मतलब बहुत ही सिंपल होता है। फर्स्ट का मतलब होता है कि जब आपने आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। और सेकंड का मतलब होता है कि आप एक निकाल चुके हो, अब आप दूसरे को निकालने आ रहे हो। ओके, आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, अब आप दूसरे को निकालने आ रहे हो। सो यू नो वेरी वेल कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी निकाल रखा है, सो न्यूक्लियर चार्ज तो वैसे ही डोमिनेट कर रहा है इस समय पर एटम के अंदर। सो अगर वो डोमिनेट कर रहा है, सो सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी आपको फर्स्ट में करनी पड़ी उससे ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। सो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी फ्रॉम फर्स्ट, और थर्ड वाले में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अब 2 प्लस चार्जेस ज़्यादा हैं आपके न्यूक्लियस के पास, क्योंकि आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी रिमूव कर पाए हो, ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो बच्चों, मैं ये समझता हूँ कि आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। सो आपसे अगर कोई भी पूछता है किसी भी तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक में, सो तो आप उसको आंसर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि अगर मैं 2 एलिमेंट्स को कंसिडर करूं, मैंने कंसिडर किया है बच्चों कॉपर को और मैंने कंसिडर किया है जिंक को। मैंने 2 एलिमेंट्स आपके सामने कंसिडर किए। सो ये एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के बीच में होती है बच्चों +2, यानी कि +2 कॉपर भी दिखाता है, +2 आपका जिंक भी दिखाता है, ठीक है। ये आप अभी मान के चलो, मैं आपको दे रहा हूँ ये सब। मैंने आपको 2 एलिमेंट्स दिए कॉपर, साथ में बता दिया कि दोनों ही एग्जिबिट करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। फिर मैं आगे आपसे बोलता हूँ कि बच्चों ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कॉपर को टू फॉर्म और टू कम इनटू दी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि यहाँ पर कॉपर से रिलेटिवली कम एनर्जी मेरे को देनी पड़ती है फॉर द जिंक टू एक्वायर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आपसे मेरा सवाल है भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप इस लाइन को पढ़ें ध्यान से तो ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ये तो कह रही है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा इन अ पीरियड तो मेरी एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मुझे देनी पड़ रही है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वो बढ़नी चाहिए। सो यहाँ पर क्या हुआ कॉपर और जिंक वाले केस में कि भाई कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी एज़ कम्पेयर टू जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लेट मी टेल यू कैसे आएगा। आप क्या सोचोगे यहाँ पर? आप ये सोचो कि मैंने आपको बताया है कि पहला इलेक्ट्रॉन जो लूज़ होते हैं वो कहाँ से लूज़ होते हैं? वो लूज़ होते हैं एस वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो आप पहली चीज़ जो करोगे भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे। इसकी होती है 3d10 और 4s1, आपको पता होनी चाहिए। जिंक की मैंने आपसे कहा था पता होनी चाहिए आपको, तो जिंक भी आपको मालूम है क्या होती है, 3d10 होती है और 4s2 होती है। क्लियर टू यू? सो मैंने कहा यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। सो जब आप कॉपर से पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप ईजी निकाल पाओगे, कुछ भी एनर्जी दी और आपने निकाल लिया, ठीक है। ऐसे भी आपने मान लेते हैं कुछ एनर्जी दी और आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकाल लिया। अब जब आप कॉपर के पास दोबारा, अब देख सिचुएशन क्या है, ध्यान से देखना, इट्स इंटरेस्टिंग। अगर आप ये समझ गए तो बाकी और भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे उसको।
तो अब सिचुएशन क्या है आपके पास, अब 3d10 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 3d10 और 4s1। ये अब सिचुएशन है जब मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, कुछ भी एनर्जी दी जो चाहिए थी इनको और मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब मैं जब दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने आया टू गिव इट अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हुआ, व्हेन आई केम टू कॉपर, तो भाई कॉपर ने कहा कि मैं तो स्टेबल हूँ, व्हाई शुड आई गिव यू एन इलेक्ट्रॉन। अरे जब मैं इससे इलेक्ट्रॉन ले लूँगा तो इसके बाद सुनेंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, और ऐसा ये क्यों चाहेगा 9 इलेक्ट्रॉन रखना जब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, सो व्हाई विल इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सो मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने के लिए। बल्कि जब मैं जिंक पर जाऊँगा तो जिंक कहेगा भाई तुम मेरे से एक इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी ले जाओ, okay, give me some energy and take away my electron, because after you will take this electron away I will be having an electronic configuration of 3d10 which is a highly stable electronic configuration. Are you getting the point? जब मैंने एक और इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये +1 में हो गए थे, यहाँ पर ये +1 की स्टेट है, ये +1 की स्टेट है, पर मुझे लाना कौन सी स्टेट में, +2 की स्टेट में। तो यहाँ पर 3d9 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए बच्चों, 3d10 हो गए, ठीक है, एस का एक चला गया। सो देखो ये कितनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो जिंक तो खुश होगा ऐसी स्टेट पा करके और कॉपर खुश नहीं होगा। तो ये रीज़न है कि जो इफेक्टिव, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, जो दोनों का सम करूँ, तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो कॉपर की को जो एनर्जी चाहिए टू कम इनटू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़्यादा है एज दैट ऑफ जिंक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आपने बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे अगर कोई क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो उसको ऐसे हैंडल करना है। अब इसी में से मान लेते हैं आपसे कोई पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन कि भाई वाई डज जिंक डू नॉट वांट टू गो इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन +2। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, देन आई टेल यू कि जिंक सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो है +2, +3, +4, +5 क्यों नहीं दिखाता। उसके पीछे का रीज़न ही बच्चों यही है, ये वाली चीज़ कि इसके पास तो कम्प्लीटली फिल्ड D10 ऑर्बिटल है, सो ये क्यों इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और वही रीज़न है कि हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं मानते, इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं मानते हम। अगर आप देखो डेफिनेशन को, तो हम क्या कहते हैं डेफिनेशन के अंदर, कि डेफिनेशन में ये होना चाहिए कि ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं जो भी हमने ब्लॉक के अंदर रखे हैं उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये डेफिनेशन थी ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। फिर हमने आगे आपसे कहा था कि भाई जिंक इज़ नॉट अ डी ब्लॉक एलिमेंट, या दैट्स ट्रू, जिंक नहीं है डी ब्लॉक के एलिमेंट, बट फिर भी साथ में रखते हैं उसको। सो यही रीज़न है कि भाई ये D10 को अब आगे इलेक्ट्रॉन छोड़ता ही नहीं, इट डज़ नॉट लूज मोर इलेक्ट्रॉन, सो इट डज़ नॉट एग्जिबिट इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि कॉपर करता है। बच्चे अगर पूछते हैं तो मैं उनको ये एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर आप कहते हो कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते इन डी ऑर्बिटल, वो तो डी ऑर्बिटल का डी ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं हुआ। सो बच्चों यहाँ पर देखो, माना हमने कि पहले कम्प्लीटली फिल्ड थे, बट अगर आप पूरी डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से वो वाली, तो उसमें दे रखा है कि इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर देखो कि जब कॉपर शो कर रहा है +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई होप यू गॉट दिस। सो दैट इज़ द रीज़न कि कॉपर एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जबकि जिंक एक डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये बस आपने केमिस्ट्री के अंदर यही चीज़ हम समझनी है, फिर आपके लिए कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। ओके, सो बच्चों इसके अंदर इतना ही एनालिसिस एंथैल्पी के अंदर। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बट रिमेंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वाले कंसेप्ट के अंदर कई सारे कंसेप्ट मैंने कवर कर लिए हैं, सो यू मस्ट पे हाई अटेंशन टू दिस कंसेप्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई हैड गिवन यू अ पाथ टू थिंक इन एग्जामिनेशन, जहाँ पर आप सोच सकते हो जा करके अपने आंसर को निकाल सकते हो। Okay, so now let's proceed further to the physical properties of D block elements. So physical properties, इसमें एक बात अच्छी है, वैसे तो बहुत ही बोरिंग होती हैं, वो है बच्चों एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, that makes this topic quite interesting for study. So पहले तो देखो वही बोरिंग सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं
कि what are these elements. So most of the elements are typical metals. So most of the लिख दो यहाँ पर, most of the element shows typical metallic properties. अब इसी से हम आगे के कुछ पॉइंट्स बना देंगे. दैट इज दे आर हार्ड. अगला पॉइंट बना देंगे दे आर, या फिर दे हैव लो वोलेटिलिटी. याद है टर्म ये वाला, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड बाई यू. अच्छा टर्म है और वर्ड को देख करके आप याद रख सकते हो इसको, वोलेटाइल को. वोलेटाइल मीन्स समथिंग दैट कैन कन्वर्ट इनटू वेपर्स. दिख रहा है ना, वेपर आ रहा है आगे से, थोड़ा सा लग रहा होगा. सो वोलेटिलिटी मीन्स अ सब्सटेंस विच कैन कन्वर्ट इनटू वेपर्स. सो दे आर टिपिकल मेटल्स, दे आर हार्ड, सो दे विल बी हैविंग स्ट्रॉन्ग bonds, so it will be difficult for them to convert into vapors. So that is the reason they have low volatility. अगला point है they have high melting point. Then one more important point, that is the most interesting, that they have high एंथैल्पीज़ ऑफ एटमाइजेशन. अब ये वर्ड बच्चों वैसे तो आपको पता होना चाहिए, एंथैल्पीज़ ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, ये तो आपको बच्चों पता होना ही चाहिए, बिकॉज थर्मोडाइनमिक्स एक बहुत ही अच्छा चैप्टर था क्लास 11th का आपकी, तो वहाँ पर आपको हमने पढ़ाया था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. सो वर्ड से ही दिखता है, देखो मतलब अगर आप चाहो रिलेट करा तो आप वर्ड को देख करके ही अगर भूल भी गए हो तो भी रिलेट कर सकते हो. कैसे रिलेट करोगे? एंथैल्पी माने एनर्जी, एटमाइजेशन की. ओके, याद रखने के दो तरीके हैं. वैसे जो प्रॉपर डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वो तो यही है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. कि अगर कई सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं सो उनको ब्रेक करने में कितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको आप बोलते हो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. अगर ऐसा ब्रेकिंग से आपको याद नहीं होता तो याद कर लो जॉइनिंग से. मतलब इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय नंबर ऑफ एटम्स टू मर्ज टुगेदर. क्योंकि जितनी एनर्जी वो स्टोर करेंगे, सॉरी रिलीज़ करेंगे वाइल फॉर्मिंग अ कंपाउंड, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, तो उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी टू ब्रेक दोज एटम्स. तो एक ही बात को समझने के दो अलग तरीके हैं. मतलब जो अच्छा तरीका है वो तो यही है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. So it can be considered a case simple to that of the definition of secularism. कि वैसे अगर आप कहीं जाते हो बच्चों फॉरेन में और वहाँ पूछते हो किसी से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्युलर वर्ड, तो वहाँ पर कहा जाता है कि सेक्युलर इज़ अ वर्ड विच मीन्स दैट नो रिलीजन वुड बी गिवन इम्पोर्टेंस. ठीक है, हम किसी भी रिलीजन को सेंट्रल लेवल पर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे. जबकि अगर आप इंडिया में देखो सेम वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है. उन्होंने कहा है भाई सेक्युलर का मीनिंग है कि ऑल रिलीजन्स विल बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस. ओके, देखो मतलब दोनों का मतलब तो एक ही आ रहा है, बट वी हैड एक्सप्रेस्ड दैट थिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. ओके, इट जस्ट केम इनटू माय माइंड एज सो आई टोल्ड यू. बट आप ध्यान रखना, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक टू एटम्स इनटू द break a molecule of two atoms into its constituent atoms. और बच्चों एटमाइजेशन की एंथैल्पी ज़्यादा कब होगी और कम कब होगी ये भी आप समझ लो. जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है इसकी बहुत ही सिंपल सी, कि एटमाइजेशन का मतलब है कि एक एटम दूसरे एटम से लिंक हो रहा है. ये मेरे पास एक एटम है, ये मेरे पास दूसरा एटम है, और ये में से सेम एटम के बीच में लिंकिंग करवा रहे हैं. ये भी ए है, ये भी ए है, दोनों आपस में क्या हो रहा है, लिंक कर रहे हैं. सो देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वैलेंस शेल में, उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से बाउंड आउट हो पाएंगे. कैसे? क्योंकि उतनी ज़्यादा इसका प्रोबेबिलिटी होगी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद ईच अदर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि फॉर स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स greater should be the number of valence electrons. I hope this general idea is clear to you.
क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में, लेट मी चेक द बुक वंस, लेट मी टेल यू द फिगर नंबर बाय पॉजिंग द वीडियो। ओके, सो वो बच्चों फिगर नंबर 8.2 है। तो वहाँ पर आप देखो तो बड़ा ही अच्छा सा ग्राफ दे रखा है, 3 लाइन दे रखी है वहाँ पर, और ऊपर बॉक्स में लिखा है कौन सी लाइन किस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इन माई बुक ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट सीरीज़ 1। सीरीज़ 1 का मतलब है जो पहला पीरियड है, मतलब जो पहली सीरीज़ है, मतलब जो 4th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उसका मतलब है फर्स्ट सीरीज़ उसका। व्हेन इट सेज 2 सीरीज़ तो उसका मतलब है जो 5th पीरियड के एलिमेंट्स हैं। व्हेन इट सेज 6th सीरीज़ उसका मतलब है 3rd सीरीज़। ओके, ये इसका मतलब है वहाँ पर। सो आप ध्यान से देखो कि एज वी आर मूविंग फ्रॉम सीरीज़ 1 टू सीरीज़ 2 टू सीरीज़ 3, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इंक्रीजिंग। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो बच्चों ये थी आपके पास 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनको आप बच्चों नोट डाउन कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ दिस। और आप चाहो तो इसको यहाँ पर हम बी पे लिखना भूल गए थे, बॉइलिंग पॉइंट, इसको और इन तीनों को तो आपस में रिलेट कर ही पाओगे। सो ये 3 तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, लास्ट की 3। ऊपर की तो आपको रिमेंबर ही करनी पड़ेंगी। यू नीड टू रिमेंबर दोज अपर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़। So now that's all for physical properties. I'm turning the page so that we could study oxidation states of D block elements. So oxidation state बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको, जो फिर से बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बस आपने अपने माइंड को काल्म रखना है और उसको एक्टिव रखना है। ये समझते हुए चलना है कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज़ होगा, पहला एस से होगा, फिर डी पर आएंगे। ओके, यहाँ पर थोड़ा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, दे थिंक कि भाई पहले डी लूज़ करेगा क्योंकि हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आउटर मोस्ट में होगा पहले वो लूज़ करेगा। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएशन दिखाते हैं इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि अगर हम इनको कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ओके, अगर हम पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना हमने स्टार्ट कर दी, सो वील गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी कई सारी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। सो व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड इज़ कि आपको फर्स्ट सीरीज़ यानी कि 4th पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ाई जाएगी, और उसी से बाकी पीरियड्स को भी आपने रिलेट करना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर टू यू? सो आपको हम कौन सा सीरीज़ पढ़ाएंगे? विल बी टीचिंग यू फर्स्ट सीरीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो नाम बताओ बच्चों, नाम आपको याद होने चाहिए वैसे, ऑफ एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 30 और पीरियड नंबर 4 में, और डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं दे आर नंबर्ड फ्रॉम 21 to 30। तो आपको इनके तो नाम याद होने चाहिए। दे आर स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम, वेनेडियम बच्चों बाद में आता है, पहले टाइटेनियम आता है। सो अ स्मॉल मिस्टेक फ्रॉम माय एंड, यहाँ पर आएगा आपका टाइटेनियम, यहाँ पर आएगा आपका वेनेडियम। इज़ दिस क्लियर टू यू? दिस इज़ अ स्मॉल मिस्टेक। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है बिकॉज जब इसको हम याद करते हैं तो स्कैंडियम के बाद वेनेडियम एकदम स्ट्राइक करता है बोलते वक्त। सो नाउ लेट्स स्टडी देयर ऑक्सीडेशन स्टेट की भाई क्या, कौन से एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा। याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखो कि भाई वेनेडियम ये शो करता है, नहीं। बट फिर भी आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। यू बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, आपको निकालना आना चाहिए। ओके, सो देखो जिंक का हम देख चुके हैं कि जिंक पहली बात तो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ओके, इट्स नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सो ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो कौन सी होती है बच्चों? +2 की होती है। और कॉपर की भी आप देख चुके हैं, कॉपर +1 और +2, तो कॉपर की भी हम देख चुके हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट स्कैंडियम, तो आपको पता होगा कि स्कैंडियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं एस में, एक होता है डी में। सो ये लूज करेगा तो तीनों को करेगा। सो यहाँ पर ये शो करता है बच्चों +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर आए तो ये +2 भी दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा, +4 भी दिखाएगा।
ओके, वेनेडियम पर तो 2 भी दिखाएगा, 3b 4b 5b, यहाँ पर 2 3 4 5 6। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया इन विच आई एम प्लेसिंग दीज एलिमेंट्स। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। यू विल अंडरस्टैंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट। ये सब प्लस की हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं ये। ओके, नाउ व्हेन एज सून एज आई कम टू फेरस आयरन, तो आपको देखने को मिलती है यहाँ पर 2 3 4 5 नहीं मिलती, फिर मिलती है 6। सो कैन आई आस्क यू द रीज़न कि बच्चों 5 क्यों नहीं मिलती? ट्राई टू फाइंड इट आउट, इट्स योर होमवर्क एक्सरसाइज, डू ट्राई इट आउट। नाउ कमिंग ऑन टू कोबाल्ट, तो यहाँ पर ये आपको +2 +3 +4 दिखाएगा। निकल पर सेम यही 2 3 4, कॉपर पर ही है और जिंक पर ही है। तो यहाँ पर तो आप प्रॉपरली सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर पाए होगे, यहाँ से लेकर के एंड ओवर हेयर आप सीक्वेंस को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाए होगे। आपसे कोई पूछे तो आप यू कैन इवन रिस्पॉन्ड, यू कैन इवन टेल समवन कि भाई व्हाट इज़ दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड बाय मैंगनीज। ये तो आपको बताना चाहिए मैंगनीज का, तो देयर शुड बी नो डाउट टू टेल समवन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय मैंगनीज। सो अब हमें बच्चों यहाँ पर एक बात देखने को मिली कि मैंगनीज कहाँ पर है, इट इज़ जस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस पीरियड, ये इस पीरियड के कहीं सेंटर पर है। ओके, सो वी हैड सीन दिस that in this particular period the element placed at the center exhibits the greatest possible number of oxidation states. Okay, आप इसको लिख सकते हो that the element lying near the or exactly on the middle of the series show maximum oxidation states. एग्जाम्पल आपके सामने है मैंगनीज का। हाउ मच इज इट शोइंग? 1 2 3 4 5 6, इट्स शोइंग 6 different oxidation states from +2 to +7। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात हमें ये देखने को मिल रही है कि जो एलिमेंट्स इसके एंड्स पर मौजूद हैं, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड, दे आर शोइंग द लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट द एलिमेंट्स लाइंग एट द एक्सट्रीम ends of the series show less number of oxidation states। एग्जाम्पल आपके सामने है, जिंक भी है और साथ में स्कैंडियम भी है। और यहाँ पर हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, वो ये है कि जो हम देख रहे हैं बेसिकली कि जो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिफरेंस है मेजरली, वो +1 या फिर -1 का आपको देखने को मिल रहा है कि एक आगे है, एक आगे है, एक आगे है, फिर एक पीछे है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पर आपको डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है? बेसिकली 1 का देखने को मिल रहा है, द डिफरेंस इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है। सिंपल सा रीज़न ये है कि भाई जैसे हम एक आगे बढ़ते हैं वैसे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड होता है? इट एड्स इनटू डी ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में ऐड हुआ वही लूज हो जाता है, तो आप एक आगे जाते हो। फिर एक और आगे गए तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड हुआ? डी ऑर्बिटल में ऐड हुआ, तो फिर वही लूज हो जाता है, तो आप यहाँ पर आ जाते हो। फिर आगे गए, फिर एक, फिर लूज। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो इसको भी आप लिख सकते हो कि जो वेरिएशन यहाँ पर आ रहा है, वेरिएबिलिटी in the oxidation states of transition elements is due to incomplete filling of d orbitals।
So now talking about one more important feature of the oxidation states that you can see over here is कि सारे के सारे एलिमेंट्स शो कर रहे हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दैट इज़ कि सब अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, दे और आर रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दस दे एक्ट एज लिगेंड्स. अब ये लिगेंड्स क्या होते हैं, दैट आई विल बी मेजरली टॉकिंग इन द अपकमिंग चैप्टर विच इज़ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. ठीक है, वहाँ पर बात करेंगे. अभी आप लिख लीजिए, लिगेंड्स का मतलब होता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं लिगेंड्स. तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे हैं. सो व्हेन आई विल बी टीचिंग यू कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, तो वहाँ पर आप सीखोगे कि ये सारे कैसे एक्ट करते हैं. दे ऑल एक्ट एज सेंट्रल एटम्स इन अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ओके, टू विच डिफरेंट लिगेंड्स आर अटैच्ड. लिगेंड्स मतलब होते हैं बच्चों जिनके साथ या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और वहाँ पर ये कैसे एक्ट करेंगे, दे एक्ट एज सेंट्रल एटम्स. इसको हम वहाँ पर सेंट्रल एसिड भी बोलेंगे. एंड बच्चों वन मोर थिंग कि यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम किसी ग्रुप के नीचे जाते हैं, सो बाकी जनरल केसेस में हमने क्या ऑब्जर्व किया था. बेसिकली अगर मैं बात करूं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो हमने देखा था कि पी ब्लॉक के अंदर जो लोअर एलिमेंट्स थे इन अ ग्रुप, वहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वर मोर स्टेबल. ओके, वाई, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वहाँ पर क्या था कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वर मोर स्टेबल. क्योंकि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो प्रिवेंट करता है एस ऑर्बिटल्स को फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन. ठीक है, वो एस ऑर्बिटल्स को अलाउ नहीं करता फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन. दिस वॉज ऑब्जर्व्ड इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, ये अभी तक हमारे माइंड में ये बात थी. सो वी कंसिडर्ड इट टू बी अ जनरल केस कि हर एक के लिए ये ट्रू होगा. जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास, जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे पास थ्रू आउट दी पीरियोडिक टेबल, सबके लिए ये ट्रू होगा. बट रिमेंबर वन थिंग, दैट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट डज नॉट कम्स इनटू कंसर्न. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि भाई आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में क्या है, उसमें तो ये है कि जो एस ऑर्बिटल है वो तो आउटर मोस्ट शेल में है, यानी कि जो स्टार्टिंग होनी है आपके रिएक्शन की, वो स्टार्टिंग कौन करेगा, वो तो ऐसे ही करने वाला है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो यहाँ पर एस ने तो रिएक्शन के अंदर पार्ट लेना ही लेना है, तो यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट डज नॉट कम इनटू कंसर्न. सो दैट इज द रीज़न मेनली वाई heavier elements of D block shows higher stable electronic configuration in a group. Okay, no inert pair effect. I hope you got this point. और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर ही एग्जाम्पल गिवन है. एग्जाम्पल में क्या दे रखा है उसने, राइटर ने, ही हैड गिवन दैट द नेम ऑफ सम एलिमेंट्स. उसने कंपेयर किया है मेनली ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स को. ठीक है, उसने क्या कहा, उसने कंपेयर किया बच्चों मॉलिब्डेनम और क्रोमियम को, और उसने हमें ये बताया कि भाई हमें ये देखने को मिलता है कि मॉलिब्डेनम क्रोमियम के नीचे रखा हुआ है. ओके, क्रोमियम ऊपर है इन द 4th पीरियड, इट इज़ इन द 5th पीरियड. सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट मॉलिब्डेनम इन इट्स 6th ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल देन क्रोमियम इन इट्स 6th ऑक्सीडेशन स्टेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो यहाँ पर हमें उल्टा देखने को मिला, जो कि हमें बाकी एलिमेंट्स में, बाकी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखने को मिलता था, वो सबसे अलग देखने को मिला. सो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से देता है जहाँ से कुछ अलग हो रहा हो, जहाँ पर कुछ डिफरेंट हो रहा हो, जनरल ट्रेंड से कुछ अलग हो रहा हो. अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन है वो ही वांट्स टू गिव इन द एग्जामिनेशन. सो ये अच्छा एक कंसेप्ट है दैट यू मस्ट कीप इन माइंड. रीज़न वही है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि इसमें एस
ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, बट डी वाले केस में क्या है कि डी वाले में तो ऐसे नहीं पहले फेस करना है, बाद में ही आपका डी सामने आएगा। पहले तो एस आएगा ना सामने, पहले आउटर मोस्ट शेल सामने आता है, बाद में इनर आते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो दैट मस्ट बी केप्ट इन टू योर कंसर्न। बाकी बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें तो पॉइंट्स इतने ही हैं आपके इसके अंदर। ओके, एक इम्पॉर्टेंट जो अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता था इससे आता है मैंगनीज से, कि विच एलिमेंट शोज़ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज़ और ही में से इन दी 4th पीरियड। तो आंसर आपका मैंगनीज़ है। क्या क्या शो करता है तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 करता है। सो दिस तो आई टोल्ड यू रिसेंटली ऑल्सो, ठीक है। बट अब जो नई चीज़ आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो ये है कि वाई डज इट शोज़ दीज मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको आंसर करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देनी है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिख देनी है। देखो आपको अच्छे से मालूम है कि मैंगनीज़ क्या है, क्रोमियम के आगे आता है, और क्रोमियम की तो आपको याद ही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d5 और 4s1 होती है। तब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा जो इसमें एक और हो गया। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर मैंगनीज़। सो इफ समवन आस्क यू दैट व्हाई मैंगनीज़ शोज दीज मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपका आंसर होगा बच्चों ये वाला। पॉइंट नंबर 3, that is the variability in the oxidation state of transition element is due to incomplete filling of d orbitals। और आप यहाँ पर देखो अब पास कितने ऑर्बिटल्स हैं जो कि मैंगनीज़ दे सकता है, 2 और 5 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है किसी को, तो वही वो कर रहा है भाई, 7 के 7 दे रहा है। सो इट एग्जिबिट्स 7 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट कैन ओवर हियर। आई होप यू गॉट दिस आइडिया ऑल्सो, बिकॉज वाई डज इट शोज, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। आई होप दिस आइडिया, दिस लॉजिक इज क्लियर टू यू। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई वाई डज मैंगनीज शोज दीज मैनी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप ये वाला पॉइंट वहाँ पर लिखाओगे। द वेरिएबिलिटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऐसे आप वहाँ पर लिखाओगे। सो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्विंट्स जो प्रॉपरली और एंटायरली बेस्ड होंगे सेम इसी कंसेप्ट पर, ऑक्सीडेशन स्टेट के कंसेप्ट पर ही बच्चों को बेस्ड होने वाले हैं। और ये कंसेप्ट हम कल और ज़्यादा डीप में इसको वेरीफाई करेंगे, स्टडी करेंगे, और आपको कल और नई और अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। सो फॉर टुडेज़ लेक्चर दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। I hope everything was well clear. If you have any kind of problem, so you can simply text me. So that's all. Thank you very much.